हाँ, वेलकम टू बायोजाइन। इस वीडियो में हम हमारी जो रेस्पिरेशन की जर्नी थी उसको कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में हम अपनी रेस्पिरेशन की जर्नी को एंड कर देंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। इन ह्यूमन बींग्स फिगर 6.9। जल्दी से मैं आपको ये फिगर दिखा देता हूँ और ये डायग्राम समझा देता हूँ, इससे हमें आसानी होगी पढ़ने में। तो ये फिगर 6.9 है। इस पे सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे एक नेसल पैसेज होता है, हमारी नाक के यहाँ पर एक नेसल पैसेज होता है, माउथ कैविटी होती है। तो हम अपनी नाक और मुंह दोनों का यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए। नाक से हम अंदर लेते हैं एयर को और बाहर निकालते हैं, और मुंह से भी हम सेम काम कर सकते हैं। हम दोनों से सांस ले पाते हैं, एक साथ नहीं पर दोनों से सांस ले पाते हैं। यहाँ पे उसके बाद एक फेरिंग्स होता है, उसके बाद लैरिंग्स होता है। फेरिंग्स कॉमन पैसेज होता है, फिर वहाँ से एयर पास होती है, फिर लैरिंग्स में आती है। लैरिंग्स को हम हमारा वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। उसके बाद एक ट्यूब होता है ट्रैकिया, जिसमें कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं, वहाँ से एयर पास होती है। फिर वो डिवाइड करता है और ब्रोंक्यूल्स फॉर्म कर लेता है। जो ट्रैकिया है वो डिवाइड करके ब्रोंक्यूल्स फॉर्म कर लेता है। तो जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो डिवाइड करते हैं, वैसे वो बेसिकली ट्रैकिया डिवाइड करके ब्रोंकाई फॉर्म करता है, फिर वो ब्रोंकाई डिवाइड करके ब्रोंक्यूल्स फॉर्म करती है, और फिर वो ब्रोंक्यूल्स डिवाइड करके एल्वियोलर सैक फॉर्म कर लेते हैं। जो एल्वियोलर सैक होते हैं वो एक्चुअली में इतने ज़्यादा पतले होते हैं, 1 सेल थिक होते हैं। वो 1 सेल के थिक, आप सोच सकते हैं एक सेल कितना छोटा होता है, इतनी ही उनकी थिकनेस होती है। ओके, बहुत ज़्यादा थिक होते हैं वो, इसलिए वो आसानी से गैसेस एक्सचेंज कर पाते हैं। ओके, तो मैंने आपको ये समझा दिया है। और ये थोरेसिक रीजन में होता है, रिब केज के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है ये अच्छे से। यहाँ में एक एल्वियोली दी हुई है, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स भी दिए हुए हैं। ये ब्रोंक्यूल्स है, ये ब्रोंक्यूल्स कैसे डिवाइड करके एल्वियोली फॉर्म कर रहे हैं। इस डायग्राम में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं रीडिंग के साथ। ओके, in human beings, figure 6.9, air is taken into the body through the nostrils. The air passing through the nostril is filtered by fine hair that line the passage. जो human beings होते हैं उनमें जो एयर होती है उसको बॉडी के अंदर लिया जाता है नोस्ट्रिल से। नोस्ट्रिल्स में एयर पैसेज होता है, जहाँ पे हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। नोस्ट्रिल में जो एयर पैसेज होता है उसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे, जो क्या करते हैं उस पैसेज को लाइन करते हैं। मतलब उस पैसेज में प्रेजेंट होते हैं लाइनिंग की तरह। वो हमारे नाक से हम जब सांस लेते हैं तो उससे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हार्मफुल, उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। वहाँ पे एक म्यूकस कवरिंग भी होती है जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दबा लेती है या फिर वहाँ से अपने आप से चिपका लेती है, हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाने देती उन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, डस्ट पार्टिकल्स को, जिससे कि सिर्फ एयर ही हमारी बॉडी के अंदर जा पाए। ठीक है, दिस पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विथ म्यूकस विच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस। हाँ, मैंने आपको बता दी म्यूकस भी होती है इसलिए। फ्रॉम हेयर द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट इनटू द लंग्स। यहाँ से जो एयर है वो हमारे गले से पास होती है लंग्स में। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। जो कार्टिलेज रिंग्स हैं वो हमारे गले में प्रेजेंट होती हैं। These ensure that the air passage does not collapse. ये इंश्योर करते हैं कि जो एयर का पैसेज है वो आपस में टकराए ना, टूटे ना। उसके बारे में इंश्योर करते हैं कि उसमें कोई दरार वरार टूटे वूटे ना, टकराए नहीं, उससे हवा बाहर ना जा पाए, क्योंकि बहुत प्रेशर से लेते हैं ना तो हवा बाहर नहीं जा पाए। तो इन चीज़ों के इंश्योर करते हैं, इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज वो ये इंश्योर करते हैं कि जो एयर पैसेज है वो कोलैप्स ना करे। More to know, using tobacco directly or any product of tobacco in the form of cigarette, beads, hookah, gutka, etc. is harmful. Use of tobacco most commonly affects the tongue, lungs, heart and liver. जो तम्बाकू का इस्तेमाल है वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। तम्बाकू का इस्तेमाल हम जो हुक्का पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, गुटखा खाते हैं, ये सब हार्मफुल हैं। तम्बाकू के इफ़ेक्ट्स सबसे ज़्यादा हमारी जीभ पे, हमारे फेफड़ों पे, हमारे दिल पे और हमारे लीवर पे होते हैं। स्मोकलेस तम्बाकू इज ऑल्सो अ मेजर रिस्क फॉर हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स, पल्मोनरी डिसीजेज एंड सेवरल फॉर्म्स ऑफ कैंसर। जो तम्बाकू होती है, कौन सी वाली तम्बाकू, जो हम स्मोक नहीं करते, तम्बाकू को डायरेक्ट खाते हैं। कुछ होते हैं जो पैकेट्स में तम्बाकू वगैरह आती है उसको डायरेक्ट खाते हैं, वो बहुत ही खतरनाक है तम्बाकू।
क्योंकि उससे हार्ट अटैक हो जाता है, स्ट्रोक्स हो जाते हैं, मतलब झटके लग जाते हैं, पैरालाइज हो जाता है, पल्मनरी डिसीजेस हो जाती हैं, हमारी जो पल्मनरी आर्टरी होती हैं उनमें डिसीजेस हो जाती हैं, हमारी लंग्स डिसीजेस होती हैं, हार्ट अटैक्स आ जाते हैं, बहुत सारे कैंसर बन जाते हैं। देयर इज अ हाई इंसिडेंस ऑफ ओरल कैंसर इन इंडिया ड्यू टू द च्यूइंग ऑफ तम्बाकू इन द फॉर्म ऑफ गुटखा। इससे एक बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्या होने के, हमारे मुंह का कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं तम्बाकू चबाने से, गुटखा के फॉर्म में। गुटखा जो पुड़िया खाते हैं वो बहुत ही खतरनाक है। अगर आपके घर में कोई नहीं खाता तो आप बहुत लकी हैं, आपको दूसरों को भी छुड़वाने की कोशिश करनी चाहिए। जस्ट से नो टू तम्बाकू एंड इट्स प्रोडक्ट। इसीलिए कभी भी कोई कहे तो सीधे तम्बाकू को नो बोल दो, और उसके जितने भी प्रोडक्ट आते हैं जिनमें तम्बाकू का 1% क्या 0.11% भी है तो उसको सीधे मना कर दो। तो कभी भी हमें अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अब इसको कंटिन्यू करेंगे हम। Within the lungs, the passage divides into smaller and smaller tubes, which finally terminate in balloon-like structures, which are called alveoli, singular alveolus. मैंने ये आपको स्ट्रक्चर समझा दिया था कि लंग्स के अंदर ये पैसेज और डिवाइड होता जाता है छोटे छोटे ट्यूब्स में, छोटे छोटे ट्यूब्स में, बलून लाइक ट्यूब्स में, जो कि फाइनली सिंगल एल्वियोलस बन जाते हैं, मतलब एल्वियोली बन जाते हैं, जो 1 सेल थिक के बराबर होती है, बहुत ही ज़्यादा पतली होती है, वहाँ एल्वियोली बन जाते हैं। एल्वियोली सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है काफ़ी ज़्यादा गैसेस के एक्सचेंज के लिए, काफ़ी ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है एल्वियोली। जो एल्वियोली की वॉल्स हैं उनमें एक बहुत ही अच्छा एक्सटेंसिव नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का। द वॉल्स ऑफ द एल्वियोली कंटेन एन एक्सटेंसिव network of blood vessels, as we have seen in earlier years. When we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm, and the chest cavity becomes larger as a result. जैसे ही हम सांस लेते हैं, जैसे कि हमने पुरानी क्लासेस में पढ़ा है, जैसे ही हम सांस लेते हैं तो हमारी जो रिब्स होती हैं, रिब्स वो क्या हो जाती है, ऊपर को उठ जाती हैं, और हमारा जो डायफ्राम होता है वो फ्लैट हो जाता है, सीधा हो जाता है, और हमारी जो चेस्ट होता है वो बड़ा हो जाता है। अब सांस लेके देखिए, आपका जो चेस्ट है वो फूल जाएगा। इससे क्या होता है, जो हमारे जो सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब हमारे जो लंग्स होते हैं उनके अंदर स्पेस बढ़ जाता है, किसके लिए, एयर को अंदर करने के लिए। ये स्पेस बढ़ता है, इससे क्या होता है कि हमारे अंदर एयर लंग्स होते हैं उनके अंदर जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो जो एयर है कहाँ पे, जो बाहर वो हाइयर कॉन्सेंट्रेशन में होती है तो वहां पे प्रेशर हाई होता है, तो वहां से वो अंदर आ जाती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और फिर क्या होता है, फिर जस्ट इसका अपोजिट होता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारी जो रिव है वो नीचे को आ जाती है, हमारा डायफ्राम पहले वाली पोजीशन में आ जाता है, और जो क्या है, जो चेस्ट कैविटी वो भी छोटी हो जाती है, और हमारे जो लंग्स हैं उनके अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है, और एयर जो बाहर है उसका प्रेशर कम होता है, तो वो यहाँ से बाहर निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड उस समय पे। ओके, ये होता है। तो अब इसको कंटिन्यू करते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर ही दिया है। बिकॉज ऑफ दिस, air is sucked into the lungs and fills the expanded alveoli. The blood brings carbon dioxide from the rest of the body for release into the alveoli. इसकी वजह से जो एयर है वो लंग्स के अंदर सक हो जाती है, लंग्स के अंदर आ जाती है ऑक्सीजन, और जो ब्लड है वो पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रिंग कर लेता है। तो जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में छोड़ देता है, और जो ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर बाहर निकाल दिया जाता है एक्सेलेशन के रूप में। इनहेलेशन तब होता है जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, और लेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, और फिर जो लंग्स, जो ब्लड था हमारा जिसने ऑक्सीजन जो एब्जॉर्ब करी थी उसको वापस बॉडी में पहुंचा देता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। The blood brings carbon dioxide from the rest of the body for release into the alveoli, and the oxygen in the alveolar air is taken up by the blood into the alveolar blood vessel to be transported to all the cells in the body. ये मैंने आपको बताया था कि जो alveoli होती है उसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसको ब्लड वेसल्स ले लेते हैं और उसको सारे सेल्स तक पहुंचा देते हैं, इसी के लिए वो अंदर लेते हैं। ये एक ब्रीथिंग साइकिल के अंदर क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल, व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, the lungs always contain a residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released. एक ब्रीथिंग साइकिल के अंदर जो हमारे लंग्स होते हैं उनके अंदर
दोनों गैसेस का सफिशिएंट वॉल्यूम होता है। किस लिए होता है? मतलब एक्स्ट्रा गैसेस हमेशा रहती हैं। किस लिए होती हैं? जिससे कि हमारे जो लंग्स हैं उनको सफिशिएंट टाइम मिल पाए ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए और CO2 को रिलीज करने के लिए। हमारे लंग्स, हमारी जो बॉडी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसको सफिशिएंट टाइम मिल पाए, जितने समय की उसको जरूरत है उतना मिल पाए। कई बार थोड़ा ज़्यादा भी टाइम लग जाता है हम जब सांस वगैरह रोकते हैं तब, इसलिए उसमें हमेशा एक रेसिडुअल वॉल्यूम रहता है जिससे कि सफिशिएंट टाइम मिल पाए ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए। व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल is large, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivery to all the parts of the body. Instead, respiratory pigment take up the oxygen from the air in the lungs and carry it to the tissues which are deficient in oxygen before releasing it. जब एनिमल्स का साइज लार्ज होता है तो डिफ्यूजन प्रोसेस इनफ नहीं हो पाती, इसलिए जो बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर कुछ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स का लें तो उनके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है उसके पास एफिनिटी होती है ऑक्सीजन की लिए, वो ऑक्सीजन को खींचता है। तो जो ऑक्सीजन होती है वो उससे बाइंड हो जाती है और एक ब्राइट पिगमेंट को फॉर्म कर लेती है रेड कलर के को, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि बॉडी पूरी बॉडी में पहुंच जाता है, ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट हो जाती है। ये कंटिन्यू चलता रहता है। इन ह्यूमन बीइंग द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन व्हिच हैज अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पस्यूल। यही बताया गया कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है ह्यूमन बीइंग्स हीमोग्लोबिन, जिसमें बहुत ज्यादा एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है ऑक्सीजन को। ये पिगमेंट हमारे जो रेड ब्लड कॉर्पस्यूल्स आरबीसी होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर soluble in water than oxygen and hence is mostly transported in dissolved form in our blood. जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो आसानी से हमारे ब्लड में घुल जाती है ऑक्सीजन को ले तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादातर हमारी बॉडी से में डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट की जाती है, डिसॉल्व फॉर्म में ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट की जाती है, खुले हुए फॉर्म में। जबकि जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादातर आरबीसी के द्वारा कैरी की जाती है, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस्यूल के द्वारा कैरी की जाती है। अभी डू यू नो और हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का आपका ये रेस्पिरेशन का टॉपिक एंड हो जाएगा। डू यू नो स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। लंग कैंसर इज वन ऑफ द कॉमन कॉजेज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड। द अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड विद स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सिलिया। जो लंग कैंसर है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन कॉज है मौतों की, किसमें? दुनिया में मौतों का एक बहुत ज़्यादा कॉमन कॉज है दुनिया में लंग कैंसर। जो हमारे अपर रेस्पिरेटरी पार्ट होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो अपर पार्ट होते हैं उनमें स्मॉल स्ट्रक्चर हेयर्स के होते हैं जिसे हम कहते हैं सिलिया। ये सिलिया किस में हेल्प करते हैं? जर्म्स को रिमूव करने में, अदर हार्मफुल जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करने में, जो हम सांस लेते हैं उससे। स्मोकिंग क्या करती है? हम जब स्मोक करते हैं तो ये सारे हेयर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे क्या होता है जो जर्म्स होते हैं, जो डस्ट होती है और जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो सब हमारे लंग्स के अंदर एंटर कर जाते हैं एयर के थ्रू और इन्फेक्शन कॉज करते हैं, कफ कॉज करते हैं, मतलब खांसी, लंग इन्फेक्शन, लंग कैंसर, ये सब चीज़ें कॉज करते हैं। तो ये बहुत ही हार्मफुल डिजीज है, इसलिए स्मोकिंग से हमेशा दूर रहना चाहिए। तम्बाकू, स्मोकिंग, सारी चीज़ें बहुत ही डेंजर हैं। तो ये लास्ट पार्ट है। If the alveolar surface was spread out, it would cover about 80 meters square. How much do you think the surface area of your body is? Considered how efficient exchange of gases becomes because of the large surface area available for exchange to take place. जो alveolar surface है, जो alveoli का surface है, उसको अगर हम spread करेंगे, मतलब उसको अगर हम फैला देंगे पूरे में, तो 80 मीटर स्क्वायर के बराबर का एरिया कवर कर लेंगे। 80 मीटर स्क्वायर कितना ज़्यादा होता है? क्या सोचते हैं आप कितना होगा आपकी पूरी बॉडी का सरफेस एरिया बॉडी का? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको नहीं पता, और अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊं तो मैं अगले वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा। ट्रांसपोर्टेशन की जर्नी स्टार्ट करने से पहले आपको कंसीडर करना चाहिए कि कितनी इफिशिएंट गैसेस एक्सचेंज हो पाता है इन लार्ज सरफेस एरिया की वजह से, जिसकी वजह से हम जिंदा है। इतना ज़्यादा लार्ज सरफेस एरिया, इसीलिए बहुत आसानी से बहुत ही ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज हो पाता है फास्ट। If the diffusion were to be move oxygen in our body, it is estimated that it would take 3 years for a molecule of oxygen to get to our throats from our lungs. अगर diffusion से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होना होता तो वो 3 साल लेता एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हमारे जो पैर हैं उनसे हमारे लंग्स तक पहुंचने के लिए।
उसमें कितना समय लगता है हमारे लंग्स से हमारे पैरों तक एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पहुंचने में? 3 साल। आर नॉट यू ग्लैड दैट वी हैव हीमोग्लोबिन? सो हमें खुश होना चाहिए कि हमारे पास हीमोग्लोबिन है, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, जिसकी वजह से हम आसानी से ब्रीथ कर सकते हैं। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होती हमारे ब्लड में तो हम जीवित तो रह ही नहीं पाते, इतनी सारी एक्टिविटी भी नहीं कर पाते और एनर्जी भी नहीं मिल पाती। मुझे लगता है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर आपको आंसर पता है और आपको कोई और एडवाइस देनी है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए।